हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने वाले हैं, जो कि एक एडवांस मैथमेटिक्स का टॉपिक होता है। और निर्देशांक ज्यामिति आपको जेल पेरी में, यदि आपने एग्जाम दी होंगी जेल पेरी की, तो हर सेट में आपको दो दो क्वेश्चन जेल पेरी के पेपर में निर्देशांक ज्यामिति से पूछे थे। बेसिक क्वेश्चन होते, एकदम बेसिक से क्वेश्चन होते, लेकिन आपने यदि उनको कभी देखा ही नहीं है तो कैसे कर पाओगे। भले वो भैया क्वेश्चन है, लेकिन कर पाओगे क्या? आप नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको एक बार तो इसको पूरा देखना पड़ेगा, है ना। एक बार अच्छे से इसको देख लो, इससे पहचान कर लो, ताकि क्या बाद में आए तो आप कम से कम उसको हाथ तो दे सको कि भैया पहचानते हम आपको, है ना। तो इसलिए आपको क्या आज पहचान कर लेनी उससे, है ना। उससे आज पहचान कर लेनी है, और फिर जब भी ये आएगा तो हाथ मिलाएंगे, अच्छे से मिलाएंगे, और है ना पूरा अच्छे से सिखा दूंगा मैं आपको। बेसिक तरीके से लेकर आपको जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं सब के सब हम करने वाले हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको यहाँ पर जो भी सिखाया जा रहा है ना उसको सीख के जाना है। और एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है तो आपको उसको सही करना है। वही मेरे लिए लाइक रहेगा यदि आपका वो क्वेश्चन सही हो जाए, वही मेरे लिए सब्सक्राइब रहेगा यदि आपका वो क्वेश्चन सही होता है तो, ठीक है। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हम देखो सबसे पहले तो क्या होता है, निर्देशांक ज्यामिति की शुरुआत होती है अक्षों के द्वारा। किसके द्वारा होंगी? अक्षों के द्वारा। इसमें एक एक्स अक्ष होती है। क्या होती है? एक्स अक्ष। आड़ी वाली जो अक्ष है ना उसको बोलेंगे एक्स अक्ष, ठीक है। ये जो खड़ी वाली अक्ष होती है उसको बोलेंगे वाई अक्ष। इंग्लिश में बोला जाता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब ये दोनों अक्ष जो है हमारी, देखो इन दोनों के बीच में कोण पूछा जाता है। पहला बेसिक क्वेश्चन ये बनता है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है, ठीक है। तो आपको कितना दिख रहा है? 90 डिग्री। कितना दिख रहा है? 90 डिग्री। और 90 डिग्री को हम समकोण भी बोलते हैं। 90 डिग्री को क्या बोलेंगे? समकोण। 90 डिग्री को समकोण बोला जाता है। और यदि रेडियन में लिखना चाहे तो π/2। देखो कोण आपने इसमें भी देखे होंगे, रेडियन में, और ये होता है डिग्री में। यदि पाई में कोण को दिखा रहे, इसका मतलब वो रेडियन में दिखा रहे। हम सीखेंगे इसको भी कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करते, और रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए क्या करते। आ गई बात समझ में? 90 डिग्री समकोण या π/2 एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच में कोण होता है, ठीक। ये पहला बेसिक क्वेश्चन हमारा बनता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि ये दोनों अक्ष एक दूसरे को जहां काट रही है उस बिंदु को बोला जाता है मूल बिंदु। उस बिंदु को क्या बोला जाता है? मूल बिंदु बोला जाता है। और इसके निर्देशांक पूछे जाते हैं कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो आपको याद रखना है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0 होते। 0,0 होते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक, ठीक है ना। अब निर्देशांक ज्यामिति है ना, निर्देशांक ज्यामिति निर्देशित करने के लिए कि बिंदु जो है वो उसकी लोकेशन क्या है। जैसे हमारा घर का नंबर रहता, किसी को एड्रेस बताना अपना, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? अपने को अपने नाम के साथ साथ यदि पिताजी का नाम भी बता दिया आपने तो सामने वाले बंदे को अपना घर ढूंढने में आसानी होगी, ठीक है ना। तो जब भी कोई बिंदु के निर्देशांक अपने को बताना है तो उसमें दो चीजें होती है। निर्देशांक में दो चीजें, एक तो उसका खुद का मतलब एक्स निर्देशांक, और एक तो उसके पिताजी का नाम मतलब वाई निर्देशांक। दोनों आपको बताना पड़ेगा, एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक। जब भी हमने एक्स निर्देशांक का बोला तो याद रखना, एक्स निर्देशांक को भुज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भुज बोला जाता है एक्स निर्देशांक को। और वाई निर्देशांक जब भी आपने बोला तो इसको कोटि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोटि कहा जाता है। एक्स निर्देशांक मतलब भुज और वाई निर्देशांक मतलब कोटि। ये क्वेश्चन आपको 18 दिसंबर की जेल पेरी के अगर आप एग्जाम देखोगे तो उसमें 18 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था। और इतना भय्यू क्वेश्चन था कि दिया था क्वेश्चन, देखो -4,4 ये दिया था, -4,4 और इसका भुज पूछा था। तो यदि आपको ये पता हो तो ये निकालना कितना आसान है। यदि आपको पता हो कि पहला वाला भुज होता है, दूसरा वाला कोटि होता है, तो ये -4 इसका भुज हुआ कि नहीं हुआ? भुज हो गया। तो देखो कितना भय्यू क्वेश्चन है, लेकिन व्यापम फिर भी पूछता है। व्यापम का उद्देश्य एकमात्र ये होता है कि आपको सब टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए और उसका जस्ट बेसिक नॉलेज आपको आना चाहिए, है ना। हर टॉपिक का बेसिक नॉलेज आना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है एक स्टूडेंट ने भेजा था जेल पेरी की 18 दिसंबर की सेकेंड शिफ्ट में कि इसका आंसर क्या होगा, सॉल्यूशन पूछा था। तो अब
सॉल्यूशन पूछा था और ये भैयू क्वेश्चन था एकदम, है ना। तो इसलिए ही मैंने इस पे वीडियो बनाने का सोचा है कि ताकि आपका इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन आते हैं और यदि ये भी सही नहीं कर पा रहे तो फिर क्या मतलब है ना। तो इसलिए इसको अच्छे से देख के जाना और सीख के जाना है आज, ठीक है ना। समझ गए? नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो देखना, लेकिन पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाना चाहिए इस एक वीडियो से, ठीक। समझ गए? अभी तक हमने क्या पढ़ा, x और y के बीच में कोण कितना होता है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं, और यदि किसी बिंदु के निर्देशांक बताना है तो x भी बताना पड़ेगा, y भी बताना पड़ेगा। मतलब x मतलब भुज और y मतलब कोटि, इंग्लिश में भी बोल देते एब्सिसा, इसको क्या बोला जाता है, एब्सिसा बोला जाता है, और इसको बोला जाता है ऑर्डिनेट। क्या बोला जाता है, ऑर्डिनेट। कभी कभी व्यापम हिंदी मीडियम वाले बच्चों की मजे भी लेते है ना, बिंदु दे देगा, ये बिंदु दे देगा, बोलेगा एब्सिसा बताओ, हिंदी में लिख देता है एब्सिसा। तो इसलिए आपको इंग्लिश के वर्ड भी पता होना चाहिए कि भुज मतलब एब्सिसा होता है और कोटि मतलब ऑर्डिनेट होता है, ठीक है ना। ये अपना पहला चीज थी, समझ गए। अभी तक जो भी हमने पढ़ा है ना, उससे 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, समझ गए। अब आगे बढ़ रहे हैं। देखो एक और चीज, एक्स अक्ष पर यदि कोई बिंदु स्थित है, ये हमारी आड़ी वाली अक्ष है एक्स अक्ष, और इस पर यदि कोई कहीं पर बिंदु स्थित है तो उसके निर्देशांक में y निर्देशांक 0 होता है। याद रखना आपको, x अक्ष पर कौन सा निर्देशांक 0, y निर्देशांक 0, और y अक्ष पर कौन सा निर्देशांक 0, तो x निर्देशांक 0 होता है। ये बात आपको याद रखनी है। बात आ गई समझ में? y अक्ष पर x 0, x अक्ष पर y 0 आपका, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं हम। अब देखो, अब जो हमारे चतुर्थांश है ना, जैसे आड़ी वाली अक्ष हमने बोला था x अक्ष, और खड़ी वाली अक्ष क्या बोला था, y अक्ष, ठीक है। ये 2 अक्ष है हमारी, तो हमने इनके बीच का एंगल सीख लिया 90 π/2 या समकोण, ठीक है। ये हमारी y अक्ष है, ये हमारी x अक्ष है, पूरा एक हमारा समतल है, पूरा समतल दिख रहा है आपको। अब इसके हमको 4 भाग करे कि नहीं हमने, देखो बीच में से काट दिया, तो एक पहला भाग ये वाला हो गया, दूसरा भाग ये वाला हो गया, तीसरा भाग ये वाला हो गया, चौथा भाग ये वाला हो गया, ठीक है ना। तो इसको नाम दिया है प्रथम चतुर्थांश, इसको क्या बोला, प्रथम चतुर्थांश, है ना। और ये वाला दूसरा है तो इसको बोला द्वितीय चतुर्थांश, ये वाला तीसरा है तो इसको बोला तृतीय चतुर्थांश, और ये वाला चतुर्थ है तो ये चतुर्थ चतुर्थांश होता है, ठीक है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये हमने चतुर्थांश में बांट दिया। अब यहां पर कोई बिंदु है, क्वेश्चन आता है कि प्लस प्लस वाला बिंदु कहां पर होगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा। माइनस प्लस वाला यदि कोई बिंदु होगा तो वो कहां पर होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा। यदि माइनस माइनस वाला कोई बिंदु होगा तो वो कहां पर होगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में होगा। और प्लस कॉमा माइनस वाला यदि कोई बिंदु होगा तो वो फोर्थ कोऑर्डिनेट में होगा। आपको याद रखना है। देखो एग्जांपल बताता हूं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। आएगा बिंदु -2,3 कौन से चतुर्थांश में स्थित है, भैयू क्वेश्चन -2,3 कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा। लेकिन आपको यदि चतुर्थांश ही नहीं पता होंगे तो इसको आप करोगे क्या, नहीं करोगे। अब देखो x कैसा है, माइनस है, और y कैसा है, प्लस, तो मतलब ये माइनस कॉमा प्लस जैसा है। तो माइनस प्लस माइनस कॉमा प्लस हमने किस में पढ़ा, ये देखो यहां पर पढ़ा, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा ये वाला बिंदु। आ गई बात समझ में, जिसमें x माइनस y प्लस, तो द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है ना, द्वितीय चतुर्थांश हो गया। ये मूल बिंदु के निर्देशांक पढ़े हमने 0,0, ठीक। बढ़े आगे बढ़ रहे। अब देखो ये अक्षों का ये मूल बिंदु है अपना, मूल बिंदु से इस तरफ जब जा रहे हैं आप x अक्ष में तो ये होगा प्लस, ये क्या होगा, प्लस x एक्सिस, ये प्लस x एक्सिस होती है, धनात्मक x अक्ष। ये वाला जा रहे हैं तो ये होगा ऋणात्मक x अक्ष, ठीक है, ये धनात्मक ये ऋणात्मक। अब ये मूल बिंदु के ऊपर गए, ऊपर जा रहे हैं मतलब धनात्मक, तो ये धनात्मक y अक्ष, पॉजिटिव y एक्सिस। और मूल बिंदु के नीचे जा रहे हैं तो ये होगा ऋणात्मक y एक्सिस, ऋणात्मक y अक्ष, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब इसके बाद यदि यहां पर कोई बिंदु होगा तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, पहले चतुर्थांश में तो 2,3 दोनों प्लस, इसमें रहेगा तो एक माइनस का एक प्लस का, इसमें थर्ड में रहेगा तो दोनों माइनस के, है ना, -2, -3, इसमें रहेगा तो एक प्लस का आगे वाला और दूसरा माइनस का रहेगा, ठीक, समझ गए। 2, -3, देखो x है प्लस,
y है माइनस, तो इसलिए फोर्थ में आ जाएगा। यहाँ पर x है प्लस, y है प्लस, तो पहले में आ जाएगा। यहाँ पर x है माइनस, y है प्लस, तो ये दूसरे में आ जाएगा। यदि x है माइनस, y भी है माइनस, तो ये तीसरे में आ जाएगा। ठीक है ना। अब आगे बढ़ रहे हैं, हमारा अगला टॉपिक है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना। क्या टॉपिक है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना। चलो अब आगे बढ़ रहे हैं, हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। तो जैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल दोगे क्या? क्वेश्चन आया अपने को, निकाल दोगे क्या? तो बोलना हाँ निकाल देंगे, लेकिन बिंदु तो दो। अब पहला क्वेश्चन है हमारा, दूरी निकालने के लिए दो बिंदु हमको दे के रखे हैं 5,2 और एक दूसरा बिंदु दिया है 7,3। इन दो बिंदुओं के बीच की हमें क्या निकालना है? दूरी निकालना है। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है हमको, ठीक है ना। दूरी निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये पहला बिंदु जो है वो x1, y1 हो गया, और ये जो दूसरा बिंदु है वो x2, y2 हो गया। क्या हो गया? x2, y2। अब मैं पहले आपको बता रहा हूं कि दूरी निकालना कैसे। तो देखो r बराबर करनी में x2 में से x1 को घटाओ, उसका वर्ग करो, x2 माइनस x1 का वर्ग, प्लस y में से y को घटाओ और उसका वर्ग करो, तो y2 माइनस y1 का वर्ग। आ गई बात समझ में? x में से x को घटाना है, उसका वर्ग करना है, y में से y को घटाना है, उसका वर्ग करना है, और दोनों के बीच में प्लस लगाना है। ठीक। अब हमारे पास जो बिंदु दिया उसको हम करने जा रहे हैं। r बराबर करनी में x2 का मान कितना है? 7, मतलब इधर वाला x माइनस इधर वाला x, तो 7 में से 5 को घटाया, उसका वर्ग कर दिया, प्लस y में से y को घटाया, उसका वर्ग कर दिया, तो इधर है 3, इधर है 2, तो 3 में से 2 को घटाएंगे, उसका वर्ग करेंगे। ठीक है। अब इसको हमें केवल हल करना है, तो हल कर लेते हैं इसको। r बराबर करनी में 7 में से 5 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 2 का वर्ग, प्लस 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, 1 का वर्ग। ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, करनी में 2 का वर्ग होता है 4, 1 का वर्ग होता है 1, तो 4 में 1 जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, करनी में 5। मतलब ये दो बिंदुओं के बीच की यदि दूरी पूछे तो हमने निकाली है, कितनी दूरी हो जाएगी, करनी में 5 हो जाएगी। आ गई बात समझ में? इस प्रकार से आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके पहले यदि आप समझ गए होंगे ना, तो इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। देखो एक बिंदु दिया है 5,2 और दूसरा बिंदु दिया है 9,5। पहला बिंदु दिया है 5,2, दूसरा बिंदु दिया है 9,5, और इनके बीच की आपको दूरी कितनी होंगी ये बताना है। ठीक है ना, दूरी आपको बताना है। आ गई बात समझ में? कमेंट बॉक्स में आपको जरूर करना है यदि वो समझ में आया तो, है ना। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम करने जा रहे हैं विभाजन सूत्र। इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, इसलिए आपको अच्छे से समझना है इसको, है ना। विभाजन सूत्र करने जा रहे हैं। अब देखो क्या होगा, इसमें भी आपको दो बिंदु दिए रहेंगे। पहले बिंदु को हम क्या बोल रहे हैं, x1, y1 बोल रहे हैं। दूसरे बिंदु को हम क्या बोल रहे हैं, x2, y2 बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, x2, y2 बोल रहे हैं। अब वो बोल रहा है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। रेखा बहुत बड़ी होती है, लेकिन उसमें से अपन ने क्या करा, एक खंड काट के लिया, एक टुकड़ा काट के लिया है, तो उसको बोलेंगे रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट है हमारा। x1, y1, x2, y2 इसके दो बिंदु है, और बीच में कोई बिंदु है, मान लो P, उसने इसको बीच में से काट रखा है। ठीक है ना, काट रखा है, और किस अनुपात में काटा है, तो m अनुपात n के अनुपात में काटा है। इतनी बात आई समझ में। दो बिंदु दिए रहेंगे, बोलेगा क्वेश्चन में कि एक बिंदु इस रेखाखंड को अनुपात में विभाजित कर रहा है, किसी अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो ये बिंदु के निर्देशांक हमें बताना है। ठीक है ना। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहली बात, यदि अनुपात नहीं दिया है तो ये बिंदु दिया रहेगा, अनुपात पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि यदि ये बिंदु दिया है तो अनुपात पूछेगा। आ गई बात समझ में? दो टाइप के क्वेश्चन इसमें बनेंगे। अनुपात पूछेगा पहला क्वेश्चन, तो ये बिंदु देना पड़ेगा उसको, बिंदु पूछेगा तो अनुपात देना पड़ेगा, ये दूसरा क्वेश्चन। ठीक है। अब करना कैसे, ये देखो,
ये बीच वाला जो x निर्देशांक है, बीच वाले बिंदु का जो x निर्देशांक है ना, वो कैसे निकलेगा? तो x की मदद करने के लिए x वालों को देखना, ये वाला x और ये वाला x, ये वाला x दूसरे बिंदु का और ये पहले बिंदु का x मदद करेंगे इस बिंदु का x निकालने के लिए। तो ये वाले x का गुणा करना है आपको m में, ये वाले x का गुणा करना है n में और बटे में इन दोनों का योग। लिखने जा रहा हूं, देखो x2m प्लस x1n बटे में m प्लस n। x2 का गुणा मैंने किया m में, x1 का गुणा किया n में और बटे में इन दोनों का योग। इस प्रकार से हमको मिलेगा इस बिंदु का, बीच वाले बिंदु का x। ठीक है, अब y के लिए y निकालने तो कौन मदद करेगा? y निकालने के लिए y मदद करेगा। तो y बराबर, अब केवल y को देखना है, y2m प्लस y1n बटे में m प्लस n, y2m प्लस y1n बटे में m प्लस n। आ गई बात समझ में? ये बिंदु के निर्देशांक हमको मिल गए। x निकालना तो x की हेल्प लेना, y निकालना हो तो y की मदद लेंगे। आ गई बात समझ में? ये हमारे x और y निकल गए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड। ठीक है, बढ़ रहे आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा इस पे बेस्ड, जो हमने विभाजन सूत्र लिखा था ना, उस पे बेस्ड अगला क्वेश्चन है। उस बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है जिसके पहला बिंदु दिया है 4,0, पहला बिंदु दिया है 4,0 और दूसरा बिंदु दिया है 0,12। 0,12 एक बिंदु दिया है 4,0, दूसरा दिया है 0,12 और इनके बीच में कोई कहीं पर एक बिंदु होगा जो इसको 3:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। 3:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है कोई बिंदु P है। ठीक है ना, हमें P के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मान लो कि P को x, y होगा निर्देशांक, x, y होगा ना, क्योंकि x भी बताना पड़ता है, y भी बताना पड़ता है। तो x बराबर मैंने आपको बताया कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। देखो कैसे, x निकालने के लिए x मदद करेगा, तो इसका x 0 है, 0 का गुणा करेंगे हम 3 में। ठीक है, प्लस इसका x 4 है, x का गुणा करेंगे दूसरे वाले में, तो 4 गुणा 1 और बटे में क्या आएगा? इन दोनों का योग। तो 3 धन 1, 3 धन 1, 3 का 0 का किसी में भी गुणा करो 0 आता है। ठीक है, 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 आएगा और 3 में 1 जोड़ेंगे तो भी 4 आएगा। आ गई बात समझ में? अब 4/4 बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हमारा x निर्देशांक आ गया 1। अब y निर्देशांक निकालेंगे, तो y निकालने के लिए कौन मदद करता है? y निकालने के लिए हमारा y मदद करता है। तो देखो 12 है इधर का y, उसका गुणा किस में करेंगे? 3 में, तो 12 गुणा 3 प्लस इधर का y क्या है? 0 और उसका गुणा किस में करेंगे? 1 में, तो 0 गुणा 1 और बटे में इन दोनों का योग। तो 3 धन 1 कर दिया हमने। ठीक है, 12 तिया कितना होता है? 12 तिया होता है 36 प्लस 0 का गुणा करेंगे तो 0 बटे में 3 धन 1 हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 36/4, मतलब आंसर आएगा 4 नाम 36। आ गया समझ में? तो ये बिंदु का x निर्देशांक आया मेरा 1 और इस बिंदु का y निर्देशांक आया मेरा 9, तो इसलिए बिंदु कौन सा होगा? 1,9 होगा। आ गई बात समझ में? ठीक है ना, x निकालना हो तो x की हेल्प लेंगे, y निकालना हो तो y की हेल्प लेंगे और आपको आ गया होगा समझ में कि किस प्रकार से करना है। अगला क्वेश्चन ये आपके लिए आपको करके बताना है मेरे को। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, करना है आपको, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। यदि समझ में आया तो देंगे आप और नहीं तो नहीं देंगे। ठीक है ना, देखो क्वेश्चन क्या है, बिंदु है 3,4, दो बिंदुओं 3,4 और 7,11 को मिलाने वाला रेखाखंड एक बिंदु P है, इनके बीच में एक बिंदु P है, वह इसको 2:1 में विभाजित कर रहा है। किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? 2:1 में विभाजित कर रहा है। तो आपको बिंदु P के निर्देशांक बताना है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। यदि इसके पहले की प्रोसीजर आपको समझ में आई है ना, तो आराम से उड़ा दोगे आप और कमेंट बॉक्स में आंसर भी करोगे। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं हम। अब अगला टॉपिक है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज बनाने के लिए 3 बिंदुओं की जरूरत पड़ती कि नहीं पड़ती? 3 बिंदुओं की जरूरत पड़ती है हमको, तो वो देगा 3 बिंदु आपको।
एक बिंदु जो देगा उसको x1, y1 मान लेना, दूसरा जो बिंदु देगा उसको x2, y2 मान लेंगे, और तीसरा जो बिंदु देगा उसको x3, y3 मान लेंगे। आ गई बात समझ में? x1, y1 पहला बिंदु, x2, y2 दूसरा बिंदु, और x3, y3 तीसरा बिंदु हो जाएगा हमारा। अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो फॉर्मूले से निकलेगा, तो उसका फॉर्मूला भी तो आपको याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला निकालना बता रहा हूं आपको कैसे लिखना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, ठीक है, 1/2 आपने लिख लिया, फिर एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा लेना। क्या करना है? बड़ा सा ब्रैकेट लगा लेना, फिर आपको लिखना है x1, फिर इधर लिख लेना x2, फिर इधर लिख लेना x3। आ गई बात समझ में? x1, x2, x3 हमने ये चीजें लिख ली। पहले x का काम हो गया खत्म। अब किसका काम बचा है? y का। 3 ही x थे, 3x का काम हो गया। अब हमारा जो y का काम बचा है ना वो ब्रैकेट में आएगा। इधर ये जो मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं उसमें आएंगे हमारे y, और बीच में आएगा प्लस। बीच में क्या आएगा? प्लस आएगा। ठीक है, अब y के लिए ऐसी गिनती लिखना है, 1 2 3 करके ऐसी गिनती लिख लो। ठीक है, गिनती लिख ली हमने। अब यदि यहां पर 1 आ गया, x का 1 आ गया ना, तो 1 के बाद क्या होगा? 2, उसके बाद क्या आएगा? 3। तो यहां पर हम लिखेंगे y2 माइनस y3। 1 2 3। आ गई समझ में बात? दूसरा, x का 2 आ गया, तो 2 आ गया तो 2 के बाद क्या आएगा? 3, और 3 के बाद क्या आएगा? 1। चक्रीय क्रम में ऐसा चलाना उसको। तो y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, ये दूसरा ब्रैकेट हो गया। अब तीसरे में x का 3 आ गया ना, x का 3 आ गया, उसके बाद क्या आएगा? 3 के बाद 1 आता है, और 1 के बाद क्या आएगा? 2 आएगा। तो यहां हम लिखेंगे y1 माइनस y2। ये हमारा त्रिभुज का फॉर्मूला था। देख लो, आ गया समझ में? त्रिभुज का फॉर्मूला, 3 बिंदु हमको दिए हुए थे। हमने पहले बिंदु को x1, y1 बोला, दूसरे बिंदु को x2, y2 बोला, तीसरे बिंदु को x3, y3 बोला, फिर हमने 1/2 ब्रैकेट लगाया, बड़ा सा ब्रैकेट लगाना है। x वालों को पहले लिख लिया, x1, x2, x3, इनका काम हो गया खत्म। इसके बाद y लिखेंगे तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, और ब्रैकेट में y किस क्रम में आएंगे तो इसके लिए अपन ने 1 2 3 गिनती लिख ली। ठीक है, x का 1 आ गया तो 2 और 3 बचा है, तो y2 माइनस y3। x का 2 आ गया तो 3 माइनस 1। x का 3 आ गया तो 1 माइनस 2। ये हमारा त्रिभुज का फॉर्मूला था। अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करते हैं इस पर बेस्ड। अब हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला सीख लिया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दोगे क्या, तो आप निकाल सकते कि नहीं? निकाल सकते, लेकिन आप क्या बोलोगे उसको कि 3 बिंदु तो दो, तभी तो निकालेंगे हम, है ना? तो उसने दिया है आपको 3 बिंदु। देखो क्वेश्चन में दिख रहा है आपको, क्वेश्चन में दिख रहा है कि 3 बिंदु उसने दे के रखा हुआ है। पहला बिंदु है 8, 11, तो पहला बिंदु जो है उसको ऊपर लिख देना। 8, 11 है पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु दिया है 1, और तीसरा बिंदु दिया है 2, 3। ये 3 बिंदु दिए हैं। इस 3 बिंदु से एक त्रिभुज बन रहा है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला आप सीख लिया है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2, और ब्रैकेट हम बड़ा सा ब्रैकेट लगाते। अब वो फॉर्मूले की आपको जरूरत नहीं है। किसी को भी x1 मान लो, तो मान लो 8 को आपने माना है, ठीक है, फिर ब्रैकेट में कुछ आएगा, y वाले आएंगे। फिर दूसरा आपको x2 रखना है तो 1 लिख दिया आपने, फिर ब्रैकेट में कुछ आएगा, फिर प्लस हमने 2 लिख दिया, और ब्रैकेट में कुछ आएगा ना, जैसे करण अर्जुन नहीं आएंगे यहाँ पर, y आएगा, y कौन आएगा? y आएगा। तो देखो पहला हमने 8 लिख दिया, ये बिंदु का x लिखा है, तो ये 2 बिंदुओं के अपने को y लिखना पड़ेगा। इसको हमने 2 माना ना, x2, y2, और इसको माना है x3, y3, और इसको माना है x1, y1। तो x का 1 यूज करा तो y का 2 माइनस 3 मतलब 1 - 3 करना पड़ेगा आपको। 2 - 3 कर दिया। अब x का 2 यूज कर लिया तो 3 - 1 यूज करना पड़ेगा y का। 3 - y का क्या है? 11 है। ठीक, x का यहां पर x3 यूज कर लिया। x3 क्या था? 2 था।
x3 2 था हमारा, और इसके बाद 3 हो गया तो 1 माइनस 2 करना पड़ेगा ना, तो 11 माइनस y2 का क्या है 1 है ना। खुद से करके देखना इसको तभी आएगा, नहीं तो समझ में तो आ रहा है, नहीं तो पता चला खुद से बन ही नहीं रहा, तो इसलिए खुद से बना के देखना। पहले चित्र बना लेना, y1 y2 y3 ऐसे सब पूरे बिंदु रख देना और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करना। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, ब्रैकेट में लिखेंगे 8। अब यहां पर 1 में से 3 को घटाएंगे तो -2 आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, प्लस 1 3 में से 11 को घटाएंगे तो -8 आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह, प्लस 2 11 में से 1 को घटाएंगे तो 10 आएगा। ब्रैकेट क्या करेंगे, बंद करेंगे। आ गई बात समझ में। अब इसके बाद कैलकुलेट करना 1/2 वैसा की वैसा ही। 8 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 दूनी हो जाएगा 16, लेकिन 16 कैसा है, माइनस का 16 है। 1 का -8 में गुणा करेंगे तो -8, प्लस 2 का 10 में गुणा करेंगे तो प्लस का 20 आ गया। ठीक है, तो -16 -8 कितने हो जाएंगे, -24 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, -24 हो जाएंगे, -24 हो गए। ठीक है, -24, उसमें क्या जोड़ना है आपको, 20 जोड़ना है और उसको 1/2 से भाग देना है। ठीक है ना, 1/2 से आपको भाग देना है, तो 1/2। अब -24 में 20 जोड़ेंगे तो -4 और बराबर में 2 से भाग देंगे तो 2 बार कट जाएगा तो -2 हमारा आंसर आएगा। -2 हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। आ गया समझ में। ये करके देखना है एक बार, आपने खुद से प्रैक्टिस करना है आपको। अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है जिसके बिंदु के निर्देशांक 3,4 दिए हैं, दूसरा निर्देशांक आपको 2,1 दिया हुआ है और तीसरा निर्देशांक आपको 4,6 दिया हुआ है। ये 3 निर्देशांक दिए हुए हैं। इस बिंदु से बने हुए त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले सुंदर सा डायग्राम बना देना और त्रिभुज के फॉर्मूले से आपको मान रख के निकालना है उसको। ठीक है ना, कमेंट करना, करोगे कमेंट, ऐसा लगता है कि भाई आपको भी समझ में आया है, इसलिए कमेंट जरूर करा करो, नहीं तो निकाल लेना और खुद ही घर में रख लिया तो ऐसा मत करना। निकालोगे तो कमेंट जरूर करना। ठीक है ना। अब अगला टॉपिक है, आखिरी टॉपिक हमारा, रेखा की प्रवणता। क्या है, रेखा की प्रवणता। यह हमारा आखिरी टॉपिक है, स्लोप ऑफ लाइन या टेंजेंट ऑफ लाइन। ठीक है ना, ये हमें निकालना है। तो देखो, यदि हमको प्रवणता बोलता है, प्रवणता को ढलान भी बोल सकते हैं हम। क्या बोल सकते हैं, ढलान। जैसे कोई ब्रिज होता है तो ब्रिज का ढलान होता है ना, वैसे ही रेखा की भी ढलान होती है। तो जब भी ढलान निकालने को बोले ना तो आप उससे क्या बोलेंगे, देखो हमको या तो आप 2 चीजें दे दो, या तो थीटा दे दो कि x अक्ष के साथ रेखा कितना कोण बना रही है, या फिर आप हमको 2 बिंदु दे दो, एक बिंदु x1 y1 दे दो, एक बिंदु x2 y2 दे दो। तो इन दोनों से या तो थीटा या तो 2 बिंदु दे दोगे ना तो हम निकाल देंगे, नहीं तो फिर नहीं निकाल पाएंगे, है ना। तो थीटा दिया मान लो उसने, तो आप कैसे निकालोगे, m बराबर, रेखा की प्रवणता को m से दर्शाते हैं तो m बराबर tan थीटा से आपको निकालना है। किससे निकालेंगे, m बराबर tan थीटा से आप निकालेंगे रेखा की प्रवणता। यदि थीटा दिया है और यदि 2 बिंदु दिया उसने तो आप m बराबर निकालोगे y में से y को घटाकर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 से। आ गई बात समझ में। ये 2 तरीके से आप m को निकाल सकते हैं, रेखा की प्रवणता को निकाल सकते हैं, उसके ढलान को निकाल सकते हैं। m बराबर tan थीटा या m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। जैसे उसने दिया है कि यदि x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण कोई रेखा बना रही है, x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण, तो रेखा की प्रवणता क्या होंगी, तो हमें थीटा बराबर 45 दिया है ना, तो हम रखेंगे tan 45 और tan 45 का मान होता है 1। tan 45 का मान कितना होता है, 1। तो रेखा की प्रवणता क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी रेखा की प्रवणता। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब दूसरा, यदि उसने 2 बिंदु दिए 2,3 और 3,4, ये 2 बिंदु दे के रखा हुआ है हमको और बोला रेखा की प्रवणता निकालो, तो हम क्या करेंगे, y में से y को घटाएंगे, बटे में x में से x को घटाएंगे, बराबर में जो आएगा उसको लिखेंगे, तो इसकी प्रवणता भी क्या आई, 1 आई। ठीक है ना, 2 तरीके हैं, 2 तरीके से हम प्रवणता को निकाल सकते हैं। आ गई बात समझ में। तो ये था आपका निर्देशांक ज्यामिति वाला टॉपिक, है ना। और व्यापम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाते, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाते। ये क्वेश्चन भी जो आपके लिए लाए गए हैं ये व्यापम के पिछले
जो एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है उसी को हमने लेके आए हैं, ठीक है ना। तो आपने लेवल देखा, इसका कुछ खास था क्या? लेवल नहीं था, लेकिन आपको एक बार देखना जरूरी था, इसलिए ये चीज टॉपिक करवाया गया है आपको, है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई दम नहीं है इसमें, ठीक है ना, समझ गए। तो ये अगली बार यदि क्वेश्चन आता है तो आप कर दोगे ना उसको? बिल्कुल कर दोगे, ठीक है। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। जय हिंद।